हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एनबीएस केवीएस एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर की क्लास फर्स्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा आईटी एक्ट। इसमें साथ ही साथ में आपको सीबीएसई के द्वारा एनबीएस केवीएस ईएमआरएस एग्ज़ाम में जो इससे रिलेटेड आईटी एक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑथेंटिक क्वेश्चन, इसका पेपर भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा आईटी एक्ट कंप्लीट करा दूंगा, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका आगे मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से आपको अवेल करना है। और ये आपके सभी पोस्ट के लिए रहेगा, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, जीएसए, एमटीएस, सीएसओ, एसएसए, सभी जितनी भी पोस्ट है सभी के लिए रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं उसका वीडियो बना दिया है, तो जाके चैनल पर आप विजिट कर लेना। देखिए, आपके कंप्यूटर की बात करें तो ऑल पोस्ट के लिए जो कंप्यूटर रहेगा आपका बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 20 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 60 मार्क्स के रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपका आने वाला है। वहीं एमटीएस की बात करें तो कंप्यूटर से 40 क्वेश्चन आएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और 120 मार्क्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो सभी पोस्ट के लिए है, कंप्यूटर अच्छे से पढ़ के जाना। अब देखिए, अब इसमें होगा क्या, कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आएंगे उनका लेवल यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। किस तरीके से, यहाँ पर देखिए कि असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी के लिए जो कंप्यूटर क्वेश्चन आएंगे वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे। वहीं बात कर लें कि जो टीजीटी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इतनी सारी पोस्ट है उसमें ग्रेजुएशन लेवल के। वहीं पीआरटी, जीएसए, लैब अटेंडेंट के लिए 12th लेवल का पेपर आएगा, कंप्यूटर का जो 12th स्टैंडर्ड के आधार पर जो कंप्यूटर क्वेश्चन बनेंगे, और एमटीएस के 10th लेवल के स्टैंडर्ड पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो आएंगे। इस तरीके से आपका कुछ शेड्यूल है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो पेपर का जो पैटर्न रहेगा, लेवल रहेगा, वो यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, चलिए। और साथ ही साथ मैंने आपको एनबीएस के 2025 में जो लेटेस्ट पेपर हुआ था कंप्यूटर का, वो भी करा रखा है, चैनल पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी ईएमआरएस का, जीएसए का और हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ था, उसमें कंप्यूटर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूरा डिटेल्ड में सॉल्यूशन करा दिया है, तो वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मैथ्स अगर आपको पढ़ना है लास्ट के दिनों में, तो ये 21 लेसन्स करा रखे हैं, एक एक 1.5 घंटे के वीडियोज़ हैं, इसमें आपका पूरा कंप्लीट मैथ्स हो जाएगा। तो ये आपको मेरे सेकंड चैनल, जिसका नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, द एग्जाम हेल्पर जीके पे सर्च करेंगे तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के जितने भी एनवीएस वगैरह के जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। ये दोनों चैनल है मेरे, जो दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा मैं ऑलरेडी कंप्यूटर की क्लासेस बहुत सारी करा चुका हूँ, पूरे डिटेल में, अलग अलग तरीके से जितने टॉपिक बनते हैं सब टॉपिक वाइज पूरा। तो वो जाके अगर देखना है तो आपको मेरे द एग्जाम हेल्पर जीके चैनल पर जाएंगे, तो वहाँ पर आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए आईटी एक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर आगे जाके हम इसके एमसीक्यू यहाँ पर लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो डेफिनेशन पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि क्या डेफिनेशन है। IT Act 2000, Information Technology Act 2000 is the primary law in India dealing with cybercrime and electronic commerce। ठीक है, तो किससे डील करता है ये IT Act 2000 में आया था IT Act, तो ये डील करता है साइबर के क्राइम से और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इंग्लिश और हिंदी में। इंग्लिश में डेफिनेशन, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज एन एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट नोटिफाइड ऑन, ये कब लागू हुआ था ये पूछ लेगा आपसे, तो 17 अक्टूबर 2000 में लागू हुआ था। इट इज़ द प्राइमरी लॉ इन इंडिया फॉर मैटर्स रिगार्डिंग साइबर क्राइम एंड ई कॉमर्स। ठीक है, चलिए, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन फॉर ट्रांजेक्शन कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा के थ्रू जो ट्रांजेक्शन होते हैं, इंटरचेंज एंड मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस कॉमनली रेफर्ड टू एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी जो पैरामीटर्स होते हैं वहाँ पर ये लीगली आपको मान्यता प्रदान करता है। की फीचर्स क्या हैं, लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराएगा, कैसे, इट गिव्स इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट्स एंड डिजिटल सिग्नेचर आपको मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मिलते हैं, द सेम लीगल स्टेटस एज पर डॉक्यूमेंट, जैसे हमारे आधार वगैरह है, ई आधार वगैरह हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, लाइसेंस वगैरह भी अब ऑनलाइन हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, साइबर क्राइम से कराएगा, इट डिफाइन ऑफेंस लाइक हैकिंग, डाटा थेफ्ट, वायरस स्प्रेडिंग एंड आइडेंटिटी थेफ्ट एंड प्रिस्क्राइब्स पेनल्टीज फॉर देम। ठीक है, मतलब अगर आपका कुछ भी चीज़ हैक हो जाती है, डाटा का चोरी होना, वायरस फैलता है, आइडेंटिटी चुराई जाती है आपकी ऑनलाइन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, तो उसके लिए भी पेनल्टीज़ यहाँ पर डिफाइन की हुई है। ठीक है, चलिए, ई गवर्नेंस की बात करें तो इट फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विथ गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक है, ई गवर्नेंस का मतलब है कि ऑनलाइन के द्वारा, जैसे आप आज कोई भी काम आपको करना है, फॉर्म इवन भरते हो तो वो भी
ऑनलाइन माध्यम से ही आप भरते हो, ठीक है। चलिए, यही जो परिभाषा है इसकी हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं, हिंदी मीडियम के लिए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 IT एक्ट 2000 भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ई कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य माध्यमों जिसे आमतौर पर ई कॉमर्स कहा जाता है द्वारा किए गए लेन देन को कानूनी मान्यता प्रदान करना इसका कार्य है। इसकी जो स्पेशल विशेषताएं वो क्या है? कानूनी मान्यता की बात करें तो लीगल रिकॉग्निशन, यह इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों और डिजिटल सिग्नेचर को कागजी दस्तावेजों के समान कानूनी दर्जा देता है। साइबर अपराध की बात करें तो ये हैकिंग वगैरह, डेटा चोरी, वायरस फैलने और पहचान की चोरी जैसे अपराधों को परिभाषित करता है और उनके लिए सजा को क्या करता है? निर्धारित करता है। ई गवर्नेंस की बात करें, यह सरकार एजेंसियों के साथ दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा करने, फाइलिंग की सुविधा प्रदान करता है, जैसे आजकल डिजिटल बॉन्ड वगैरह जो होते हैं उस टाइप की चीज़ है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर डिटेल में इसका जो विवरण है कि किस तरीके से इसको अपनाया गया है, विस्तृत विवरण देख लेते हैं। एक्ट की बात करें तो यह भारत का एक प्रमुख कानून है जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कहा जाता है। यह 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। सेकंड में इसके चैप्टर्स हैं, यानी कि अध्याय या पार्ट्स कह लो। तो इस एक्ट को 13 अध्यायों यानी कि चैप्टर्स में बांधा गया है। तो आपसे पूछ ले कितने चैप्टर हैं IT एक्ट में, तो 13 चैप्टर आपके IT एक्ट में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ बनता है। हर चैप्टर एक विशेष विषय से संबंधित है, जैसे कोई डिजिटल सिग्नेचर से संबंधित है, कोई अपराध से रिलेटेड है, इस तरीके से। नोट 2008 के संशोधन में, अब ध्यान रखना सॉरी, एक्ट तो आया था 2000 में, इसमें संशोधन होता है और संशोधन आपसे पूछा जाए, ठीक है, ध्यान रखना पूछेगा संशोधन कब हुआ था, तो संशोधन हुआ था आपका 2008 में, ठीक है। तो 2008 के संशोधन यानी कि अमेंडमेंट के बाद कुछ नए सब चैप्टर जैसे कि चैप्टर 12th ए जोड़ा गया, 12th ए भी जोड़े गए थे, लेकिन मूल रूप से 13 चैप्टर माने जाते हैं, ठीक है। कितने चैप्टर है? 13 ही मूल चैप्टर माने जाते हैं। एक इसमें ये भी जोड़ा गया था, ठीक है, 12A, बट इसको जो मूल रूप से 13 चैप्टर ही से माने जाते हैं। सेक्शंस यानी कि धाराएं कितनी है? तो इसमें कुल 94 धाराएं यानी कि 94 सेक्शन है, ठीक है। सॉरी, देखिए ये धाराएं सेक्शन 1 से सेक्शन 94 अलग अलग नियमों और कानूनों को बताती हैं। उदाहरण के लिए धारा जो 66 है वो सेक्शन 66 हैकिंग से रिलेटेड है। आपसे पूछा जाएगा हैकिंग से संबंधित धारा कौन सी, तो धारा हो जाएगी 66। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। धारा 67 किससे है? तो अश्लील सामग्री प्रकाशित करने से संबंधित है, ठीक है। चलिए इसके बाद इसकी सूचियाँ आती हैं, अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स आते हैं। तो इसमें मूल रूप से 4 अनुसूचियाँ शेड्यूल्स थी, 4 थी, ठीक है। कितनी थी? 4। अभी क्या है, वर्तमान स्थिति में केवल 2 अनुसूचियां हैं, शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल 2 ही प्रभावी हैं, ठीक है। जो 3rd एंड 4th थी उसको अभी हटा दिया गया है, ठीक है। शेड्यूल फर्स्ट क्या है? जिन दस्तावेजों पर यह एक्ट लागू नहीं होता है उसमें सूची फर्स्ट जो है, अनुसूची फर्स्ट, उसमें उन डॉक्यूमेंट को रखा गया है जिसमें जो यह एक्ट लागू नहीं होता, जैसे वसीयत वगैरह हुई, ट्रस्ट वगैरह हो गए, क्योंकि ये कागज के फॉर्म में रखे जाते हैं तो इन पर ये जो नियम है लागू नहीं होता। शेड्यूल 2 में कौन कौन सी चीज़ें? इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से संबंधित नियम यानी कि डिजिटली साइन जो चीज़ें वो, यहाँ पर ऑफलाइन साइन जो चीज़ें वो, यहाँ पर डिजिटल साइन, ठीक है। ध्यान रखना सूची 1 में क्या है और सूची 2 में क्या है। ऐसे एक्ट जिन पर लागू नहीं होगा IT एक्ट वो सूची 1 में है, और ऐसे दस्तावेज जिन पर लागू होगा वो सूची 2 में। शेड्यूल 3rd एंड 4th को हटा दिया गया है, ओमिटेड, ठीक है, इनको हटा दिया गया। अब सारांश देख लो, समरी क्या निकलती है कि IT एक्ट में कुल 13 अध्याय हैं, 94 सेक्शंस हैं यानी धाराएं हैं, और वर्तमान में 2 अनुसूचियां शेड्यूल है, ठीक है। कौन कौन सी हैं मैंने आपको बता दिया। यहीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन ढेर सारे बनने वाले हैं। चलिए हमारा पहला जो प्रश्न है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट कब लागू हुआ था? आपको मैंने बता दिया है, आप सोचिए और कमेंट सेक्शन में भी आप आंसर देते चलिएगा, ठीक है। मैं आपको 1 से 2 से 5 सेकंड का समय दूंगा। तो बताइए भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी IT एक्ट कब लागू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका उत्तर ए, 17 अक्टूबर 2000। मैंने आपको पढ़ाया भी था पीछे, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पढ़ाया था कि ये कब लागू हुआ, 17 अक्टूबर 2000 को, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैंने एक आपके लिए संक्षिप्त में ये चीज़ें लगा दी हैं, जिससे आपको एक डायग्राम के थ्रू केवल आप इसको भी पढ़ लेते तो यहाँ पर काम हो जाएगा। IT एक्ट 2000, एक्ट की बात करें अधिनियम, तो एक्ट नंबर 21 था ऑफ 2000 में आया था, ठीक है। चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स हैं? 13। सेक्शंस, धाराएं कितनी हैं? 94। शेड्यूल्स कितने हैं? अनुसूचियाँ 4, ओरिजिनली 4 हैं, ठीक है। और ये धारा ओरिजिनली 90, ठीक है, 94। 4 ओरिजिनली अनुसूचियाँ, बट 2 अभी वर्तमान में। कौन कौन सी? 1 और 2। किस किस से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए
नेक्स्ट देख लेते हैं, आईटी एक्ट 2000 किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बताइए। गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, माइटी, तीसरा रक्षा मंत्रालय, चौथा विदेश मंत्रालय। कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिएगा। तो इसका सही हो जाएगा आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो ये आपका माइटी, देखिए इसी में आईटी आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों बता दूं, अभी आपका टेक्स्ट बुक पर सेल चल रही है, जिसमें आपको 28 से 31 दिसंबर में पैसा वसूल सेल है, जिसमें आपको जो ईयरली पास प्रो है वो जैसे 800-900 रुपये में मिलता था, मात्र 300 रुपये मिल जाएगा। इस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा आपको मैक्सिमम, अगर आप मेरा कूपन कोड V1NW47 यूज़ करते हैं। केवल 3 ही दिन ये रहेगा, 28, 29, 30, 31। तो जाके परचेस कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँ। अब आपको इसमें क्या क्या मिल जाएगा, एसएससी के, बैंक के, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी पास मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ केवीएस के आपके जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, टीजीटी के, पीजीटी के, लाइब्रेरियन के, नॉन टीचिंग के, जेएसए, एमटीएस, लैब अटेंडेंट, सारे स्पेशल एजुकेटर, पीआरटी के, सभी के मॉक टेस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। कितने कितने मॉक टेस्ट मिलेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितने कितने टोटल टेस्ट है। ठीक है, कुछ फ्री भी रहते हैं इसमें। अब देखिए, जैसे केवीएस एंड एनवीएस के नॉन टीचिंग के जो मॉक टेस्ट हैं, इतने सारे जो कंटेंट है आपको इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नॉन टीचिंग के प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाएंगे इसी में। आप अगर पीजीटी की तैयारी करें तो चैप्टर वाइज, यानी कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, पीजीटी के मॉक टेस्ट कितने मिल जाएंगे ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारा डाटा मिल जाएगा। जाइए, अभी सेल चल रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, फिर मौका आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए, तीसरे नंबर का हमारा प्रश्न है, आईटी एक्ट 2000 में बड़ा संशोधन अमेंडमेंट किस वर्ष में किया गया था? तो बताइए किस वर्ष में इसका अमेंडमेंट किया गया था। मैंने आपको पढ़ाया था, एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, तो वो सन हुआ है 2008 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2008। चलिए, फोर्थ नंबर का प्रश्न है, आईटी एक्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? मैंने आपको बताया था कि आईटी एक्ट का प्राथमिक उद्देश्य, जो इसका पर्पज़ है वो क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर बनाना? नहीं। ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को कानूनी मान्यता प्रदान करना? हाँ। बी ऑप्शन हमारा क्या था? सही था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। चलिए, पाँचवें नंबर का है कि आईटी एक्ट 2000 किस कानून पर आधारित है? यानी कि आईटी एक्ट 2000 को जब अपनाया गया तो किस कानून पर आधारित है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे। सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बताता हूँ आपको। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनसेट्रल मॉडल लॉ। कौन सा? अनसेट्रल मॉडल लॉ। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन वगैरह दे रखी है, मैंने आपको लिखा था। अनसेट्रल स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ठीक है, द प्राइमरी लीगल बॉडी विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम फोकस्ड ऑन हार्मोनाइजिंग एंड मॉडर्नाइजिंग इंटरनेशनल ट्रेड लॉ टू रिमूव वेरियस वेरियर्स एंड फैसिलिटेट ग्लोबल कमर्शियल थ्रू कन्वेंशन मॉडल लॉ एंड रूल। इसका बेसिकली जो पर्पस था वो था प्रमोट करना यूनिफॉर्म लीगल रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, मेकिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन स्मूदर एंड मोर प्रेडिक्टेबल। यानी कि जैसे एक देश से दूसरे देश में ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई भी, जैसे अमेज़ॉन की जो कंपनी है वो हमारे देश में व्यापार कर रही है, तो वो बाहर की कंपनी है अमेरिका की, हमारे देश में व्यापार कर रही है। इस तरीके से बहुत सारी कंपनी है, तो वो आईटी एक्ट के अंतर्गत आती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, याहू हो गया, आपके इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी जो है आईटी एक्ट के अंतर्गत आती है। ठीक है, रूल्स वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं क्या इसका रोल रहने वाला है। और एक सब्सिडरी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, किसका ये कौन सा मॉडल था, किस एक्ट पर, और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये सभी मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी मान्यता किस एक्ट के तहत मिली? तो बताइए, डिजिटल जो सिग्नेचर है उसको कानूनी मान्यता किस एक्ट के तहत मिली थी? तो डिजिटल सिग्नेचर को मैंने बताया था, 2 सूची हैं, सूची फर्स्ट और 2। सूची फर्स्ट और 2 में क्या क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका जवाब मैं बताता हूँ। डिजिटल सिग्नेचर को जो कानूनी मान्यता मिली थी वो मिली थी आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, जब ये हमारे इसके सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, उसके बाद ये देखिए एनबीएस एमटीएस का पेपर जो कि 2025 में हुआ था, जेएसए एचक्यू का पेपर हेडक्वार्टर का, फिर जेएसए जेएनवी कैडर का, ये हमारे जेएसए 2023 का पेपर, एनबीएस एमटीएस का 2025 का, ये हमारे हॉस्टल 2025, ये हमारे जेएसए 2025 का पेपर। इसमें जितने भी आईटी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको उसमें पूरे कराने वाला हूँ, तो उस पर बने रहिएगा और आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए
सॉरी। चलिए 7वें नंबर का प्रश्न है, आईटी एक्ट 2000 का विस्तार कहाँ तक है? केवल उत्तर भारत, केवल सरकारी कार्यालय, संपूर्ण भारत और भारत के बाहर भी यदि अपराध भारत के कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, या केवल मेट्रो शहर? तो क्या आंसर है कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको पता चल गया होगा। सी नंबर, संपूर्ण भारत और भारत के बाहर भी, अगर वो चीज़ किससे जुड़ी है? कंप्यूटर से। मैंने बताया था यूनिसेट्रल, ठीक है, उसी के लिए लागू आया था। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की परिभाषा आईटी एक्ट की किस धारा में दी गई? ठीक है, तो किस धारा में दी गई है? ठीक है, तो बताइएगा। ठीक है, किस धारा में दी गई है इलेक्ट्रॉनिक आईटी एक्ट की परिभाषा? तो सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आंसर हो जाएगा ए, धारा 2T में इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड्स हैं उसकी परिभाषा दी गई कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो धारा 2T हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रावधान किस में है? किस धारा में साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रावधान है? तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर ए, धारा 48। धारा जो 48 है उसमें साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रावधान रखा गया है। चलिए अगला है, आईटी एक्ट में असममित क्रिप्टो सिस्टम यानी कि असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का संबंध किससे है? तो आईटी एक्ट 2000 में जो असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है इसका संबंध किससे बताइए? हैकिंग से, वायरस से, डिजिटल सिग्नेचर से, प्राइवेट और पब्लिक की, या स्पैमिंग से? किससे रिलेटेड हो जाएगा ये बताइए? तो ये हो जाएगा आपका डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर में प्राइवेट और पब्लिक की दो की होती हैं। आपको आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि पब्लिक की आवश्यकता कब पड़ती है और प्राइवेट की, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, चलिए अगला है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 1 से 10 तक क्वेश्चन थे जिसमें मैंने आपको इसका मूल जो चीज़ें थी वो बताई। अभी साइबर अपराध और धाराएं 11 से 30 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें साइबर की अपराध की और धाराएं वो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। कंप्यूटर स्रोत कोड यानी कि सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ करना किस धारा के तहत अपराध है? अगर आप कंप्यूटर के जो सोर्स कोड है उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो आपके किस धारा के अंतर्गत आएगा बताइए कमेंट सेक्शन में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर है, यानी कि जो धारा 65 है, कौन सी धारा? धारा जो 65 है इसके तहत आप सोर्स कोड के साथ छेड़खानी करेंगे तो इसके तहत आपके ऊपर अपराध दर्ज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हैकिंग या कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ के लिए कौन सी धारा लागू होती है? ठीक है, हैकिंग करते हो या कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ के लिए कौन सी धारा लागू होगी बताइए? तो उत्तर हो जाएगा डी, धारा 66, जो कि मुख्य दंडात्मक धारा है और जो धारा 43 के अपराधों पर लागू होती है। ठीक है, तो डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, धारा 43 के अंदर अपराध होगा, 66 के अंदर उसका जो सजा है वो निर्धारित की गई है। ठीक है, तो हैकिंग अगर आप करते हो तो 43 के तहत कार्रवाई होगी और जो सजा मिलेगी वो 66 के तहत मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, इससे पहले कौन सी थी यहाँ पर मैंने पढ़ाया? ए, धारा 65 सोर्स कोड के साथ छेड़खानी करोगे तो, और अगर हैकिंग करोगे तो 66 और 43 दो धाराएं आपके ऊपर लगने वाली है। ठीक है, चलिए पहचान की चोरी यानी कि आप आइडेंटिटी थेफ्ट करते हो उसके लिए दंड किस धारा में दिया गया? पहचान की चोरी करना, आइडेंटिटी थेफ्ट करना, उसके लिए दंड किस धारा में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 66C। धारा 66C के तहत आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए दंड दिया गया है। ठीक है, धारा 66C। किसी व्यक्ति की गोपनीयता भंग करना, प्राइवेसी वायलेशन किस धारा के अंतर्गत आता है? तो अगर आप किसी व्यक्ति की प्राइवेसी को भंग करते हैं, प्राइवेसी को वायलेट करते हैं तो वो किस धारा के अंतर्गत आएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 66E। ठीक है, धारा 66E के तहत आपको क्या है, अगर आप किसी व्यक्ति की प्राइवेसी जो है वायलेट करते हैं तो धारा 66E के तहत कार्रवाई की जाएगी। चलिए साइबर आतंकवाद, साइबर टेररिज्म के लिए कौन सी धारा है? तो यहाँ पर देखिए, अगर साइबर टेररिज्म यानी कि आप टेररिज्म करते हो कि साइबर के थ्रू हैकिंग वगैरह करते हैं एक देश से, जैसे पाकिस्तान की आप कोई सूचना लीक करते हैं यहाँ पर, या पाकिस्तान को हमारी कोई जानकारी देते हैं, या किसी दुश्मन देश को जानकारी करते हैं, या बॉम्ब वगैरह बनाते हैं, इस तरीके की जो चीज़ें आप करते हैं तो वो साइबर आतंकवाद के थ्रू आता है। तो इसके लिए कौन सी धारा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 66F। कौन सी धारा हो जाएगी दोस्तों? 66F जो है इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, 66F इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, अश्लील सामग्री ऑब्सैन कंटेंट को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करना किस धारा में अपराध है? तो अश्लील सामग्री ऑब्सैन जो कंटेंट है उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में आप डिजिटली कहीं पर भी आप पब्लिक करते हैं, शेयर करते हैं तो कौन सी उस धारा लगेगी? तो इसके लिए धारा लगेगी आपके ऊपर 67। कौन सी धारा लगेगी ध्यान रखना, ये पूछा जाता है पेपर
क्वेश्चन, तो धारा कौन सी हो जाएगी 66। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री चाइल्ड पोर्नोग्राफी के प्रकाशन पर कौन सी धारा लगती है। तो बताइए चाइल्ड पोर्नोग्राफी के प्रकाशन पर कौन सी धारा लगेगी। अगर आप ये करते हैं तो सही आंसर हो जाए बी 67B। ठीक है, कौन सी धारा लगेगी 67B। चलिए चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या डेटा को बेईमानी से प्राप्त करना, रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स किस धारा में। चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या डेटा को बेईमानी से प्राप्त करना, रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स किस धारा में आता है। तो किस धारा में आएगा ये आपका ऑप्शन ए 66B। ठीक है, 66B के तहत आप चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या डेटा को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए सजा दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है कंप्यूटर का उपयोग करके प्रतिरूपण के द्वारा धोखाधड़ी, चीटिंग बाय पर्सोनेशन करना किस धारा में आता है। पर्सोनेशन का यहाँ पर मतलब होता है कि आप किसी दूसरे की आइडेंटिटी बताकर किसी दूसरे लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं, यानी कि चीटिंग बाय पर्सोनेशन, यानी कि आप अपने दोस्त के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आप उसके वो वाले दोस्त नहीं हो, मतलब किसी पर्सन ने आपको कॉल लगाया, कोई एक्स बंदा है, इस तरीके से समझिए, कोई एक्स बंदा है और ये आप दो फ्रेंड हो ए और बी। ठीक है, ये आप फ्रेंड हो, ठीक है, और ये कोई एक्स बंदा है, इसने कॉल ठोका बी के पास और इसने बोला कि भाई मैं ना ए बोल रहा हूँ। इसने क्या बोला, मैं कौन बोल रहा हूँ, मैं ए बोल रहा हूँ तुम्हारा दोस्त। और इसने क्या इस आपका व्हाट्सएप नंबर वगैरह या कोई भी फेसबुक की आईडी वगैरह वहाँ से मैसेज कर दिया, इंस्टा की आईडी से मैसेज कर दिया, फिर कहीं से मैसेज कर दिया, बोला कि मैं ए बंदा बोलूँ। आप क्या समझ रहे हो कि मेरा दोस्त बोल रहा है ये तो, और इसने 5,000 रुपये मांग ली या कुछ चीज़ें ऐसे डॉक्यूमेंट वगैरह मांग ली और आपने सट से इसको दे दी। तो ये क्या हो जाएगा चीटिंग। आप इसने इस बंदे ने आपसे चीटिंग की, चीटिंग ऑफ पर्सोनेशन के थ्रू, यानी कि प्रतिरूपण के द्वारा, यानी कि आइडेंटिटी बदल कर। तो ये किस धारा के अंतर्गत आएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 66D। 66D के तहत चीटिंग व पर्सोनेशन को रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला है 20 नंबर का आईटी एक्ट की धारा 66A आपत्तिजनक संदेश भेजना को सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में रद्द स्ट्रक डाउन कर दिया था। ठीक है, तो आईटी एक्ट की धारा 66A, ध्यान रखना कौन सी धारा है 66A, आपत्तिजनक संदेश भेजना को सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में रद्द किया था। तो ये था श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। कौन सा जो केस था, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। ठीक है, ध्यान रखना श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है सुरक्षित सिस्टम, प्रोटेक्टेड सिस्टम को एक्सेस करने का प्रयास करना किस धारा के तहत अपराध है। मान कि कोई सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट का है या प्राइवेट है, वो प्रोटेक्टेड है किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, है ना, बहुत सारी जो उसमें मतलब सॉफ्टवेयर की जो सिक्योरिटीज़ ऐप वगैरह होती है उसके थ्रू सुरक्षित है, और फिर भी आप उसे एक्सेस करने का प्रयास करते हैं, मतलब उसमें सेंध लगाने की कोशिश करते हैं, तो ये धारा होगी आपकी धारा 70। कौन सी हो जाएगी, धारा 70 के थ्रू आपके ऊपर कार्रवाई इसके तहत की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए फिशिंग आमतौर पर किस धारा के तहत कवर की जाती है। फिशिंग का बेसिकली जो मतलब होता है कि अपनी जो आइडेंटिटी है वो किसी दूसरे की आइडेंटिटी बताकर धोखाधड़ी करना। ठीक है, क्या करना, धोखाधड़ी। फिशिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिशिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मतलब कोई व्यक्ति है वो अपनी आइडेंटिटी एज अ कोई जो प्रसिद्ध कंपनी वगैरह है, प्रसिद्ध व्यक्ति, उसके नाम पर बताकर आपके साथ धोखाधड़ी करता है, वो फिशिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपको जाल में फंसाता है। ठीक है, कोई प्रसिद्ध कंपनी वगैरह, फेमस मतलब फेमस पर्सन, फेमस कंपनी के द्वारा। तो ये किस धारा के अंतर्गत आएगा, ये आ जाएगा धारा 66 के अंतर्गत। ठीक है, फिशिंग जो है वो धारा 66 के अंतर्गत आती है। चलिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी सीए को कौन नियंत्रित करता है। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को जो नियंत्रित करता है, चार ऑप्शन आपके पास, नासकॉम, सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई और सीसीए। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को सीसीए यानी कि कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ ये नियंत्रित करता है। सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कौन जारी करता है, पुलिस, बैंक, न्यायालय या प्रमाणन प्राधिकरण। तो जो डीएससी होती है इसको सर्टिफाइंग अथॉरिटी सीए जो है जारी करता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है धारा 43A किससे संबंधित है। तो जो धारा 43A है ये हैकिंग, साइबर आतंकवाद, डिजिटल हस्ताक्षर या संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा में विफलता, डाटा प्राइवेसी। तो धारा 43 है, सही आंसर हो जाएगा इसका ए, डाटा प्राइवेसी से रिलेटेड है। ठीक है, डाटा की प्राइवेसी से रिलेटेड है, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा में विफलता से रिलेटेड है धारा ए। किसी के कंप्यूटर में वायरस डालना किस धारा के तहत उल्लंघन माना जाएगा। अगर आप किसी के कंप्यूटर में वायरस डाल देते हैं तो
वो किस तरह का उल्लंघन माना जाएगा, जैसे ऐप के थ्रू, किसी लिंक के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू, ठीक है, तो वो किस धारा के अंतर्गत आएगा, तो वो आएगी धारा, ओ सॉरी, आंसर आएगा ए, यानी कि धारा आएगी 43C, और इसके लिए दंड मिलेगा 66 में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक क्वेश्चन आया था जिसमें धारा 43 के तहत ये एक्ट मतलब जो ये अ, अगर आप इस कानून का उल्लंघन करते तो धारा 43C के तहत वो अपराध माना जाएगा, और इसकी जो दंड है, सजा जो लिखी गई है, वो 66 के तहत निर्धारित होगी। ठीक है, चलिए अगला है 27 नंबर का, धारा 72 किससे संबंधित है। आपको ये पूछा गया धारा 72, हैकिंग से, अश्लील सामग्री, आतंकवाद से, या गोपनीयता और निजता भंग करना, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। तो धारा 72 जो है वो गोपनीयता और निजता भंग करना, आंसर हो जाएगा सही ए। ठीक है, चलिए साइबर अपराध ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष की योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि जो साइबर ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल है, उसका जो चेयरमैन है उसके लिए क्या योग्यता मांगी गई है, तो वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, या यानी कि हाई कोर्ट का वो जज हो, ठीक है, या आईटी इंजीनियर हो, या पुलिस अधिकारी, या सांसद। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, यानी कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या रहा हो, ठीक है, वर्तमान में हो या पहले रहा हो। आईटी एक्ट के तहत एक पुलिस अधिकारी किसी सार्वजनिक स्थान से कंप्यूटर की तलाशी कब ले सकता है, बताइए। आईटी एक्ट के तहत अगर कोई पुलिस अधिकारी सार्वजनिक स्थान पर, पब्लिक प्लेस पर कंप्यूटर की तलाशी लेना चाहता है तो वो कब ले सकता है, केवल वारंट के साथ, बिना वारंट के धारा 80 के तहत, कभी नहीं, केवल रात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिना वारंट के धारा 80 के तहत। कौन सी धारा के तहत वो तलाशी ले सकता है, धारा 80, वो भी बिना वारंट के, ठीक है, बिना वारंट की भी जानकारी वो ले सकता है। चलिए धारा 66F साइबर आतंकवाद, ठीक है, साइबर आतंकवाद किस में आता है, साइबर जो टेररिज्म है वो धारा 66F के अंतर्गत आता है। इसके लिए अधिकतम सजा कितनी रखी गई, तो अगर भाई आप साइबर अपराध करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं, साइबर टेररिज्म करते हैं, तो आपको आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजमेंट का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए भाग 3 देख लेते हैं, जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर और प्रशासन, यानी जो डीएससी डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, और प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 31 से 40 में आपसे इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए। ठीक है, चलिए तो डिजिटल हस्ताक्षर किस तकनीक का उपयोग करता है ये बताइएगा। तो जो डिजिटल हस्ताक्षर है, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि आगे आगे से क्वेश्चन मिलेगा रिलेटेड, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, यानी कि पब्लिक या प्राइवेट की, सादा पार्ट और बायोमेट्रिक्स। तो मैंने बताया था कि असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जिसमें पब्लिक और प्राइवेट की शामिल होती है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल हस्ताक्षर के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर उसका मतलब भी बताया गया कि प्राइवेट की का उपयोग किसके लिए होता है, प्राइवेट की का क्यों मतलब होता है डीएससी के तहत, और पब्लिक की का क्या मतलब होता है वो बताऊंगा आपको। तो प्राइवेट की का उपयोग किसके लिए होता है, डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए, हस्ताक्षर को सत्यापित यानी वेरीफाई करने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए, कंप्यूटर को लॉक करने के लिए। दो ऑप्शन तो रिलेट हो गए, या तो डिजिटल हस्ताक्षर से रिलेटेड है क्योंकि पब्लिक या प्राइवेट की, या तो बनाने के लिए हुआ इसको वेरीफाई करने के लिए। तो प्राइवेट की जो होती है वो डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ए, प्राइवेट की के थ्रू आप क्या करोगे, डिजिटल हस्ताक्षर बनाओगे। वहीं पब्लिक की के थ्रू क्या किया जाएगा, अब आपने हस्ताक्षर बना दिया, अब उसको वेरीफाई किया जाएगा। तो वेरीफाई कैसे होगा, पब्लिक की के थ्रू। तो डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित वेरीफाई करने के लिए हम पब्लिक की का उपयोग करते हैं। ठीक है, प्राइवेट में बनाएंगे, पब्लिक की के थ्रू उसको सत्यापित हम करेंगे। ठीक है, चलिए ई गवर्नेंस के लिए कानूनी ढांचा कौन प्रदान करता है। तो जो ई गवर्नेंस है उसके लिए कानूनी ढांचा जो है कौन प्रदान करता है, कौन सी धारा है, तो धारा 4 से 10, आईटी एक्ट की जो धारा 4 से लेकर 10 तक है वो ई गवर्नेंस के लिए कानूनी ढांचा तैयार करती है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन कैसे किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड्स होते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनका प्रमाणीकरण कैसे होता है बताइए। तो इनका जो प्रमाणीकरण होता है, जैसे आप अभी जॉब में जाएंगे तो आपको डीएससी मिलता है, वहाँ से उसके डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू जिस जिस डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर होता है उसका ऑथेंटिकेशन माना जाता है। तो किस तरीके से आपका डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा उसको क्या किया जाता है, आपका प्रमाणीकरण किया जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर बी। ठीक है, चलिए डीएससी का पूर्ण रूप क्या होता है ये पूछा जाता है आपसे, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगला है, यदि कोई कंपनी डेटा सुरक्षा, डाटा प्रोटेक्शन में लापरवाही करती है, जैसे फेसबुक है, गूगल, अगर आपके डाटा को सिक्योर नहीं रखती है तो उसे किस धारा के तहत मुआवजा देना पड़ सकता है। जैसे पबजी था, वो डाटा को चाइना में स्टोर कर रहा था तो उसको भगा दिया है ना, इस तरीके से। तो अगर कोई डाटा प्रोटेक्शन में लापरवाही करती है कोई कंपनी तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा किस धारा के तहत, तो वो धारा आपकी होगी धारा ए, यानी कि 43A, धारा 43A के तहत डाटा प्रोटेक्शन में लापरवाही के लिए उसको जुर्माना देना पड़ेगा। अगला है,
साइबर अपराधों की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी का न्यूनतम रैंक का क्या होना चाहिए। साइबर क्राइम्स जो होते हैं उनकी अगर जांच करनी है तो उसमें जो पुलिस है वो किस रैंक की होनी चाहिए, ठीक है। तो वो अधिकारी जो है न्यूनतम वो होना चाहिए इंस्पेक्टर के लेवल का, किसके, इंस्पेक्टर लेवल का 3 स्टार का होना चाहिए। पहले जो इसकी वैधता थी वो थी डीएसपी, पर इसे 2008 के संशोधन के बाद इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया गया। उससे पहले 2008 से पहले डीएसपी इसके लिए उत्तरदायी होता था, अभी इसे इंस्पेक्टर के थ्रू देखा जाता है। चलिए अगला है आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट के तहत बनाए गए नियमों को सांसद के समक्ष कितने दिनों तक रखा जाना चाहिए। आईटी एक्ट के तहत अगर कोई नियम बनाया गया तो उसे संसद, जो संसद है हमारी, उस पर चर्चा होती है, उसमें कितने दिनों तक रखा जाना चाहिए। तो इसके लिए 10 दिन, 30 दिन, 60 और 90, तो 1 महीने के भीतर आपको जो आईटी एक्ट के तहत अगर कोई नियम बनाना है संसद के समक्ष आपको उसको रखना पड़ेगा, ठीक है, 30 दिन। चलिए, क्या ईमेल को कानूनी सबूत माना जाता है। नहीं। हाँ, आईटी एक्ट के तहत केवल प्रिंट आउट होने पर, जज की मर्जी पर। तो ईमेल जो होता है आपका एक डिजिटली फॉर्म है किसी भी चीज़ का, और वो परमानेंट रहता है लगभग ऑलमोस्ट, है ना, मतलब रहता ही ज़्यादा जब तक हम रखना चाहें। तो एक इलेक्ट्रॉनिक सबूत के तौर पर माना जाता है। हाँ, आईटी एक्ट के तहत इसे क्या माना जाता है, सबूत माना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। चलिए, अब भाग 4 है हमारा, विविध और महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, यानी कि मिसलेनियस एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट, 41 से 50 तक, ठीक है। इसके बाद ये आपका ये जो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसके प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो देखेंगे। सर्टेन का पूरा नाम क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, ठीक है। साइबर इमरजेंसी मत लगा देना, कंफ्यूजन हो जाएगा। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला है, सर्टेन का कार्य क्या है। इसका कार्य है कंप्यूटर को बेचना, ना वेबसाइट बनाना, आधार कार्ड बनाना, साइबर सुरक्षा घटनाओं को संभालना और चेतावनी देना। क्या हो जाएगा, साइबर सुरक्षा घटनाओं को संभालना और चेतावनी देना। आईटी एक्ट की धारा 69 सरकार को क्या अधिकार देती है। तो धारा 69 अभी जब पबजी वगैरह और ढेर सारे ऐप्स जो ब्लॉक किए गए थे उसके समय आईटी एक्ट 2000 की जो धारा 69 है, सेक्शन 69 है, वो उसमें आया था प्रकाश में। तो इसका जो बेसिकली था वेबसाइट को ब्लॉक करने और फ़ोन या डेटा को इंटरसेप्ट करने का, ठीक है, ये अधिकार देती है सरकार को धारा 69, ठीक है, किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक करना और फ़ोन या डेटा को इंटरसेप्ट करना, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए। मध्यवर्ती इंटरमीडियरीज की परिभाषा में कौन शामिल है, ठीक है, सॉरी। तो मध्यवर्ती इंटरमीडियट की परिभाषा में कौन शामिल है, इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी, फेसबुक या गूगल जैसी कंपनी, साइबर कैफे या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा इंटरमीडिएट्स में फेसबुक, गूगल जैसी जो कंपनियां हैं, सॉरी डी, ये सभी आ जाएगा। आईएसपी इंटरनेट जो सेवा प्रदाता है वो, साइबर कैफेज और फेसबुक, गूगल गूगल जैसी जो कंपनियां हैं वो इंटरमीडिएट्स का काम करती हैं, ठीक है। चलिए अगला है, धारा 79 इंटरमीडिएट्स जैसे फेसबुक, गूगल को क्या सुरक्षा देती है। धारा 79 के तहत जो इंटरमीडिएरीज है जैसे फेसबुक, गूगल हो गया, इनको सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है। तो क्या सुरक्षा दी जाती है, टैक्स की छूट, सरकारी नौकरी में कोई सुरक्षा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सेफ हार्बर्स, यूज़र के द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए भी जिम्मेदार नहीं होंगे शर्तों के साथ, ठीक है। तो धारा 79 फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियों को यह सुरक्षा देती है कि यूज़र के द्वारा जो भी पोस्ट की जा रही है इसके लिए वो कंपनी जो है जिम्मेदार नहीं होगी, ठीक है। चलिए, इसलिए कंपनी पर एक्ट नहीं होता, पोस्ट करने वाले पर जो आपकी कार्रवाई है वो होती है, ठीक है। धारा 79, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 46 है, स्पैम ईमेल भेजना भारत में स्पष्ट रूप से किस धारा के तहत दंडनीय है। स्पैम ईमेल भेजना है कि बल्क में ईमेल भेजना, ये भारत में किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है। तो भाई साहब इसके लिए कोई भी अपराध नहीं है, आईटी एक्ट में स्पैम के लिए कोई विशिष्ट धारा नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से अन्य कानूनों में ये आ सकता है, बट डायरेक्ट कोई भी इसके लिए धारा बनाई नहीं गई है। 47 है, साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर किससे संबंधित है। तो ये वॉरफेयर है बेसिकली दोस्तों के बीच गेम खेलना नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं, वायरस बनाना नहीं, किसी देश के सूचना नेटवर्क पर राजनीतिक उद्देश्य से हमला करना, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ अटैक्स वगैरह हो जाते हैं, है ना, पेगासस वायरस जैसे इसराइल वगैरह के आते हैं, और भी जो बहुत सारे जो बीच बीच में वायरस आते रहते हैं उस तरीके का। तो साइबर वॉरफेयर का मतलब है किसी देश के सूचना नेटवर्क को राजनीतिक उद्देश्य से क्या करना, हमला करना, ऑप्शन ए। अगला है, डेटा डिडलिंग क्या है। ये पूछा जा सकता है, डेटा डिडलिंग क्या है। तो डेटा डिडलिंग का जो मतलब होता है वो होता है कंप्यूटर में डेटा डालने से पहले या दौरान उसे बदल देना। यानी कि कंप्यूटर में कोई डेटा डाल रहा था
उसमें कोई छेड़छानी कर दी या उसमें कोई वायरस डाल दिया, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, है ना, या डाटा को बदल के कुछ का कुछ डाटा डाल दिया, ठीक है आपसे, ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें वो डेटा डिटेलिंग के थ्रू आती हैं आपकी, ठीक है। चलिए, सलामी अटैक क्या होता है, ये जो वर्डिंग है ना, सलामी अटैक, डेटा डिटेलिंग, ये बहुत सर्टेन, ये सारे जो जो वर्डिंग है ना, बहुत क्वेश्चन पूछा था। सलामी अटैक का क्या मतलब हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे वित्तीय गबन करना जो पकड़े नहीं जाए। मान के चलिए, जैसे आपको कभी कभी पता नहीं चलता, बट सलामी अटैक किस तरीके से होता है, जैसे मान के चलिए आपके अकाउंट में 1000 रुपये थे, तो वो अब अटैक कैसे करेगा, 1000 में से 500 नहीं उड़ाएगा, 100 नहीं उड़ाएगा, वो क्या करेगा, कभी 50 पैसे उड़ा दिए, कभी 25 पैसे उड़ा दिए, है ना, कभी 10 पैसे उड़ा दिए, कभी ऐसे ऐसे करके 2 रुपये, कभी 3 रुपये, कभी 1 रुपये, है ना, कभी 1.5 रुपये, इस तरीके से उड़ाएगा, वो धीरे धीरे करके उड़ाएगा, बहुत छोटे छोटे वित्तीय गबन करना, ठीक है, जो पकड़े नहीं। अब आप सोचेंगे ये पता नहीं क्यों कट रहा है, वैसे कट रहे होंगे, आप भी ध्यान नहीं दोगे इन चीज़ों पर, बट अगर देखें कि वो डेली के अगर ये करेगा इस तरीके से, डेली के 2-3 बार ये करेगा और कंटिन्यूशन वो करता जाए, ठीक है, तो आपके जैसे 2 रुपये अगर वो डेली कर रहा है तो महीने के कितने, 60 रुपये हो गए, ठीक है। इसी तरीके से वो कई बार करेगा इस तरीके के धीरे धीरे, तो 2 से 3 महीने में आपका जो ये पूरा अकाउंट है वो खाली हो जाएगा, और आप इसे पकड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे सारी चीज़ें हुई थी। बेसिकली 1000 रुपये नहीं होते, 1000 करोड़ रुपये भी हो सकते हैं, इसमें पता नहीं चलता, ठीक है, 1000 रुपये तो पता चल जाएगा, बट बहुत सारी चीज़, ठीक है। तो छोटे छोटे वित्तीय गबन करना जो पकड़े नहीं है उसको बोलते हैं सलामी अटैक करना, ठीक है, सलाम ठोक के अटैक करना, आंसर ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है हमारा, आईटी एक्ट किस पर लागू नहीं होता है। तो आईटी एक्ट जो है, पर क्राम में लिखत, चेक के अलावा जो भी आपके लिखत होते हैं, चेक को छोड़कर, क्योंकि चेक जो है वो MICR विधि के तहत आता है, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के तहत, तो वो डिजिटली उसमें आ जाता है। बाकी चेक के अलावा पर क्राम में जो लिखत होते हैं, जैसे मैंने बताया था वसीयत वगैरह, पावर ऑफ अटॉर्नी, वसीयत बिल, है ना, ये सारे जो है वो आईटी एक्ट इन पर लागू नहीं होते, क्योंकि ये कागज़ के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये हार्ड कॉपी में होते हैं, ना कि सॉफ्ट कॉपी। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएंगे इसके आंसर, इन पर आईटी एक्ट लागू नहीं होता है, आईटी एक्ट इन दस्तावेजों पर लागू नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको पूरे क्वेश्चन करा दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके के जो पेपर में जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये हाल ही में रिसेंटली आपको ऊपर हेडिंग दिख रही है, ये हमारे जैसे का पेपर है 2025 का, जो जो दे के आया था उसको भी मालूम हुआ। अब किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जो कि आईटी एक्ट से रिलेटेड थे। देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, देखिए एक तो ये था, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट या ऐप वैश्विक स्तर पर लोगों को जोड़ती है और उन्हें ऑनलाइन विचार, फोटो, वीडियो को संदेश साझा करने में सक्षम बनाती है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये भी एक मतलब आईटी एक्ट, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है ये आता है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन व्यवहार सुरक्षित और स्वीकार्य है जिसे साइबर अपराध नहीं माना जाता है। कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर का अवैध रूप से वितरण करना, ये अपराध माना जाएगा, अपराध नहीं माना चाहिए। कंप्यूटर वायरस बनाना और फैलाना, ये भी अपराध माना जाएगा। किसी मित्र के ईमेल तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करना, ये भी अपराध माना जाएगा। किसी शैक्षिक मंच पर अपने स्वयं के द्वारा तैयार किए गए नोट्स साझा करना, ये आपका साइबर अपराध के तहत नहीं आएगा, ये बेसिकली ऑफलाइन आप चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है घुमा फिरा के उसी वो जो चीज़ है आपसे पूछे थे। अब इसमें एक क्वेश्चन ये था, साइबर सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड जो है सबसे मजबूत, ये क्वेश्चन भाई बहुत रिपीट हो रहा है। पासवर्ड में क्या होना चाहिए आपके, सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए, अगर आप पासवर्ड बना रहे हैं तो उसमें A to Z, देखिए A to Z होना चाहिए आपके, है ना, 1 से लेकर 9 तक, कोई 0 से लेकर 9 तक अंक हो सकते हैं, कोई भी आपके स्पेशल जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर, इन तीनों से मिलकर जो आपका जो पासवर्ड है वो बनना चाहिए, ठीक है, 3 चीज़ें होनी चाहिए। अब इसमें केवल नंबर और वो है तो नहीं होगा, इसमें नंबर नंबर है तो नहीं होगा, इसमें इंग्लिश और नंबर है तो नहीं होगा, इसमें देखिए इंग्लिश है, नंबर है और स्पेशल कैरेक्टर भी इसमें दिए गए हैं, ठीक है, तो ये आपका सबसे मजबूत पासवर्ड माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका जेएसए का पेपर, केवल 10 क्वेश्चन आए थे, सॉरी। अब देखिए, ये आपका EMRS हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ था, ठीक है, आप देख सकते हैं 21 दिसंबर को। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए थे जो कि आपके उससे रिलेटेड थे, साइबर सिक्योरिटी, आईटी एक्ट वगैरह से। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको बताया भी था, निम्नलिखित में कौन सा सबसे सुरक्षित पासवर्ड का सबसे उपयुक्त उदाहरण, ठीक है, बड़ा कर देता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया ना, ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछा रहे हैं, तो इसमें भी देखिए वो @ वगैरह, स्पेशल कैरेक्टर, गणित और इंग्लिश तीनों का मिक्सअप होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब इसमें 1-2 क्वेश्चन और आए थे जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन ये आया था, आईसीटी शिक्षा में निम्नलिखित में से किसे कम करने में मदद करता है। तो आईसीटी यानी कि
इसका ये होगा सूचना तक पहुंच, सॉरी, किसे कम करने में मदद करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद करता है। ठीक है, जो डिजिटल डिवाइड हमारे बीच हो रहा है उसको कम करने में मदद करता है कौन, आईसीटी। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज की जो शिक्षा है वो इस चीज़ को कम करने में मदद करती है। ठीक है, चलिए अब मैं एमटीएस का पेपर दिखाता हूँ, एनवीएस का। आप यहाँ से देख सकते हैं एनवीएस एमटीएस पेपर 2025। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे मैं आपको बता दूँ। अब देखिए ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे कभी भी ईमेल खाते के लिए एक मजबूत पासवर्ड बनाने की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए। मैंने बताया ना ये क्वेश्चन बहुत बार के पूछा रहा है, पासवर्ड कैसे मिलकर बनेगा। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करें, ये होना ही चाहिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके फ़ोन में लागू होना चाहिए। प्रत्येक खाते के लिए अनूठा पासवर्ड बनाएं, बिल्कुल बनाएं। ठीक है, अक्षरों, अंकों और विशेष वर्णों, स्पेशल कैरेक्टर का संयोजन करें, बिल्कुल करें। इसे छोटा और सरल बनाएं जिसमें सामान्य शब्द, नाम, फोन नंबर आदि का उपयोग हो। ये नहीं करना भाई साहब। ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी है आपको। ठीक है, नहीं की जानी चाहिए, तो यही चीज़ नहीं की जानी चाहिए कि फ़ोन नंबर का यूज़ ना करें, सामान्य शब्द ना हो या नाम ना हो। ये चीज़ नहीं होगा कि ये तीनों हो, अक्षर, अंक और स्पेशल कैरेक्टर, यूनिक पासवर्ड हो और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से ये वाला नहीं। अब देखिए मैं और एक आध क्वेश्चन जो आईटी एक्ट से रिलेटेड है वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और एक मैं वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं ये सारे पेपर आपको एक ही में करा दूंगा। अब तक एनबीएस के, केवीएस के, ईएमआरएस के जितने पेपर हुए सभी के कंप्यूटर के प्रश्न एक ही वीडियो में लेके आऊँगा, 2 से 3 घंटे वीडियो। उसको जो जो देख के चला गया ना उसके बाहर उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसमें ये इतने ही क्वेश्चन आपके इसमें पूछे गए थे। ठीक है, और देख लेता हूँ मैं, शायद कोई क्वेश्चन रह गया हो तो। चलिए इसमें इतनी थी। अब हम ईएमआरएस जैसे 2023 का जो पेपर हुआ था वो भी ऑफलाइन हुआ था, तो उसमें देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसे साइबर अपराध के रूप में दर्ज नहीं कराया जा सकता है। साइबर अपराध में दर्ज नहीं होगा, तो मैंने अभी सब पढ़ा दिया आपको। साइबर अपराध में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, डिजिटली चीज़ें आएंगी। अश्लील साहित्य संबंधी विषय वस्तु को ऑनलाइन करना, ये तो आएगा ही क्योंकि ऑनलाइन बात हो गई। किसी के ऑनलाइन बैंक अकाउंट, ऑनलाइन बैंक अकाउंट आगे हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑनलाइन हो गया, ये भी हो गया। किसी शोरूम से नई हार्ड डिस्क, भाई शोरूम से जाके बाहर, ये तो ऑफलाइन चोरी करोगे ना फिजिकली जाके, वहाँ पे ऑनलाइन की तो चीज़ ही नहीं हो रही। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आते हैं आपके। ठीक है, इसमें और मैं एक आध क्वेश्चन देख लेता हूँ, शायद एक आध क्वेश्चन और हो, है ना। वैसे तो नहीं है, एक एक दो दो क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे, किसी में दो किसी में एक, इस तरीके से जो क्वेश्चन है आपके पूछे गए। ठीक है, अब देखिए एक ये आ गया कि ईमेल एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से क्या वैध नहीं है। वही डॉट ऑपरेट हो सकते हैं, एड्रेस एट द रेट होगा होगा, ईमेल एड्रेस में एक एट द रेट सिंबल होना चाहिए, हो सकता है एट द रेट सिंबल की कोई भी संख्या हो सकती है ना, ये भी हो गई। ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं होता। ठीक है, ईमेल एड्रेस जब बनेगा तो उसमें स्पेस का काम नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, और तो इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं एनवीएस जैसे जेएनवी कैडर का जो पेपर हुआ था 2025 में। ठीक है ना, 2025 में जैसे जेएनवी कैडर का हुआ था, जैसे यहाँ पर देखिए ये हेडक्वार्टर का है और ये वाला आपका जेएनवी कैडर का था। ठीक है, दो तरीके से पहले भर्ती निकली थी, इस बार एक ही पेपर लिया जाएगा आपका। तो इसमें देखिए आईटी एक्ट से डायरेक्ट आपके जो क्वेश्चन है वो देखने को मिला था कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी जो एक्ट है ये कब लागू किया गया था। ठीक है, तो ये आपका जो आईटी एक्ट है ये लागू किया गया था सन 2000 में। कब, सन 2000 में। ठीक है, यह ध्यान रखना, ये आंसर नहीं, इसमें क्या हुआ था, इसमें संशोधन किया गया था। संशोधन कब हुआ था, 2008 में, जिस, ठीक है, और 2000 में से लागू किया गया था, लागू हमसे पूछा गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होता है। अब इसी में एक क्वेश्चन और आया था नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए नीचे था एक क्वेश्चन, मैं दिखा देता हूँ। चलिए इसमें क्वेश्चन नहीं है, शायद ऊपर देख लेता हूँ, ऊपर हो तो। हाँ देखिए फिशिंग वाला मैंने बताया था आपको, एक क्वेश्चन ये आया था ये वाला सॉरी, निम्नलिखित में से कौन एक धोखाधड़ी वाला तरीका है जिसमें ईमेल या संदेश विश्वसनीय कंपनियों के नाम से आते प्रतीत होते हैं ताकि लोगों को उनके पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि जैसी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए बहकाया जा सके, तो उसे हम बोलते हैं फिशिंग, है ना। किसी प्रसिद्ध कंपनी या पर्सन की जानकारी लेकर आपके साथ धोखाधड़ी करना। ठीक है, तो ये उसके अंतर्गत आपका आ जाएगा। ओके, चलिए अगला जैसे एच क्यू कैडर का देख लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी वेबसाइट जो एड्रेस है उसके पते के बारे में सही नहीं है। कई डॉट हो सकते हैं वेब एड्रेस में, अक्षर हो सकते हैं एड्रेस में, अंक हो सकते हैं वेब एड्रेस में एक एट द रेट जो प्रतीक हो सकता है, वेब एड्रेस में एक एट द रेट यानी प्रतीक हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ईमेल आईडी में एट द रेट होता है,
बट जो आपके URL होते हैं जैसे nvs.in यानी कि नवोदय विद्यालय समिति .in, kvs.in, इस तरीके से वहाँ पर @ कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, वेबसाइट में कभी भी ये चीज़ देखने को आपको नहीं मिलेगी। चलिए नीचे एक और क्वेश्चन था, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहते हुए साइबर सुरक्षित अभ्यास है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहते हुए अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार करना नहीं करना चाहिए। अपनी लाइव लोकेशन सोशल मीडिया पर शेयर करना नहीं करनी चाहिए। किसी पर्सनल व्यक्ति को कर सकते हो, वैसे नॉर्मली नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी अनजान व्यक्ति के मांगने पर अपनी पर्सनल जानकारी साझा करना बिल्कुल नहीं करना। कोई जानकार मांगे तब भी नहीं करना। ठीक है, बहुत रेयर केस में करना। चौथा है पहचान वाले लोगों के ग्रुप में फोटो पोस्ट। अब आपके ग्रुप है, कोई दोस्तों का है, फैमिली का है, वहाँ पर आप फोटो बिल्कुल शेयर कर सकते हो, कुछ भी आप जो है साझा कर सकते हो वहाँ पर। ठीक है, तो ये सुरक्षित अभ्यास के अंतर्गत आएगा। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। अब देखिए कौन सा पासवर्ड बेहतर है, ये क्वेश्चन भाई भर भर के हर चीज़ जगह आपको ये मिलने वाला है। अब एक क्वेश्चन ये आता, निम्नलिखित में से किसमें एक व्यक्ति का लगातार किसी अन्य व्यक्ति या कई लोगों के समूह के द्वारा इंटरनेट पर पीछा किसी एक व्यक्ति का लगातार किसी अन्य व्यक्ति या कई लोगों के समूह के द्वारा इंटरनेट पर पीछा किया। कोई एक व्यक्ति है जिसका कोई एक व्यक्ति या कोई पूरा ग्रुप ही उसका पीछा कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम स्टॉकिंग। क्या बोलते हैं? स्टॉकिंग बोलते हैं। साइबर स्टॉकिंग के नाम से इसको बेसिकली बोला जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए इसके बाद है इसमें ये वाला। देखिए कितने क्वेश्चन आ गए, मतलब साइबर सिक्योरिटी कह लो, IT एक्ट कह लो, इससे रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन से बने थे एक ही शिफ्ट में। ठीक है, इनमें से किसको साइबर अपराध के रूप में रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है? कौन कौन से? सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट की टिप्पणियों में अपमानजनक टेक्स्ट करना, बिल्कुल इसको रिपोर्ट किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फर्जी अकाउंट बनाना, बिल्कुल आएगा। किसी के ईमेल अकाउंट का पासवर्ड बदलना, बिल्कुल अनाधिकृत गतिविधि में आएगा। किसी प्रौद्योगिकी विभाग में, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में हार्ड डिस्क के बिल्कुल नए डिब्बे की चोरी कर लेना, ये तो फिजिकली जाके होगी ना, तो ये साइबर अपराध में नहीं आएगा। ठीक है, फिजिकली चोरी में आएगा। चलिए, और बाकी इसमें फिर इतना ही था। ठीक है, चलिए अब मैं लास्ट ये वाला तो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए तो ये इतने सारे जो क्वेश्चंस पेपर थे, 4 से 5 पेपर थे, मैं सभी में IT एक्ट से रिलेटेड सॉरी IT एक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको यहाँ पर सारे करा दिए हैं। ठीक है, एक बार वीडियो और देख लेना, और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा जिसका नाम है द एग्ज़ाम हेल्पर, और द एग्ज़ाम हेल्पर GK, दोनों को फॉलो कर लेना। और ये मेरे 2 यूट्यूब चैनल है, दोनों को जाके सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर इसी तरीके से मैं आपके लिए GK की वीडियो लूँगा, और आने ये क्लास फर्स्ट थी, इसी तरीके क्लास 2, 3 सारे टॉपिक जितने भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो मैंने वीडियो बताया था आपको, ठीक है, ये वाला वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए थे, वो वीडियो देख लेना। सारे टॉपिक आपको 1 बाय 1 आपके एग्जाम से पहले मैं कवर करा दूंगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं आपको उसमें करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, नीचे कमेंट कर देना कोई डाउट हो तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।